हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों जीन उपचार क्या होता है तथा साथ ही साथ जीन उपचार कितने स्तरों पर किया जाता है, व इसके अलावा भी दो जैव तकनीकी या जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके कृषि के क्षेत्र में तथा चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या उपयोगिता है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। यानी आज की इस वीडियो में हम टोटल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें जीन उपचार की, या इसको हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। तो देखिए जीन उपचार बेसिकली होता क्या है। तो देखिए बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो कि विशिष्ट जीन क्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि जीनों का जो क्रम होता है, यदि वो सीक्वेंस यदि बिगड़ जाता है, तो जीनों का एक व्यवस्थित सीक्वेंस यदि बिगड़ जाता है या जीनों का विशिष्ट क्रम जो है उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो उसके कारण जो है उत्पन्न होते हैं। अब देखिए बहुत से रोग जो ऐसे उत्पन्न होते हैं जो कि जीन क्रम में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक जो है इसके द्वारा आज ऐसे दोषी जीनों का प्रतिस्थापन जो है वो एक सामान्य एवं स्वस्थ जीन के द्वारा किया जा सकता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। यानी जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई यदि ऐसा रोग है जिसके विशिष्ट जीनों का क्रम यदि परिवर्तित हो गया है, तो उनमें ये डीएनए पुनर्योजन तकनीक के द्वारा, और चूंकि डीएनए पुनर्योजन तकनीक जो है बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, या हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है, तो डीएनए पुनर्योजन तकनीक के द्वारा क्या होता है कि आज ऐसे बहुत से दोष हैं जिनके जीनों के दोषों को ठीक किया जा सकता है। वह उन दोषी जीनों की जगह में प्रतिस्थापन करके सामान्य या स्वस्थ जीन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और इस प्रकार रोगों को दूर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जीन तकनीक या जीन उपचार या जीन थेरेपी कहते हैं। तो देखिए बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो कि विशिष्ट जीन क्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। डीएनए पुनर्योजन तकनीक के द्वारा आज ऐसे दोषी जीनों का प्रतिस्थापन जो है एक स्वस्थ जीनों के द्वारा किया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। तो ये तो हो गई डिफिनेशन। देखिए जो जीन उपचार है बेसिकली ये 2 स्तरों पर किया जा सकता है। देखिए पहला स्तर कौन सा है, जीन थेरेपी। या जीन थेरेपी में चूंकि जो रोगों की थेरेपी है, तो ये यहां पे पहला नंबर क्या है, रोगी थेरेपी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यह जो प्रोसीजर होती है, इस विधि में रोगी के शरीर से प्रभावित ऊतकों में क्या होता है कि जैव तकनीकी के द्वारा स्वस्थ जीनों का प्रवेश किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक होती है कि इस विधि में यदि कोई रोगी है, तो रोगी के शरीर से जो प्रभावित ऊतक हैं उनमें यदि जीनों का क्रम गड़बड़ है, तो उसकी जगह में क्या किया जाता है कि स्वस्थ जीनों का प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार से जीन उपचार की क्रिया विधि संपन्न हो जाती है। वहीं एक दूसरा पैटर्न क्या है, या हम कह सकते हैं एक दूसरा प्रमुख उपचार का स्तर क्या है कि भ्रूण उपचार। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भ्रूण उपचार, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का ट्रीटमेंट जो है। यानी इस विधि में क्या किया जाता है कि विकृत जीन का पता लग जाने पर जाइगोट बन जाने के पश्चात भ्रूण की आनुवांशिक संरचना को ही परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए इस विधि में क्या किया जाता है कि जो विकृत जीन है, यानी जो बिगड़ा हुआ जीनों का क्रम है, उसका पता यदि लग जाता है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो जाइगोट बन रहा होता है, तो जाइगोट बन जाने के पश्चात भ्रूण को क्या किया जाता है कि उसकी आनुवांशिक संरचना को ही परिवर्तित कर दिया जाता है। अब जब चूंकि आनुवांशिक संरचना को यानी कि जेनेटिक स्ट्रक्चर को ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाता है, इस प्रकार भ्रूण उपचार विधि से जीव की वंशागति में भी परिवर्तन आ जाता है। अब चूंकि जीवों की वंशागति में भी परिवर्तन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी जो जाइगोट है उसमें आनुवांशिक संरचना को ही चेंज कर दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जीन उपचार या जीन थेरेपी की जाती है। इसके प्रमुख 2 स्तर हैं, रोगी थेरेपी और भ्रूण उपचार। इनके माध्यम से जीन थेरेपी जो है की जाती है। चलिए इसके बाद है जो जैव तकनीकी है या बायोटेक्नोलॉजी है, तो कृषि के क्षेत्र में इसके क्या क्या उपयोग है, आइए वो देखते हैं। तो देखिए कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर के फील्ड्स में जो जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता है, कई सारी उपयोगिताएं हैं। देखिए पहली उपयोगिता क्या है कि बीजों के पोषण मान में सुधार। बीजों के पोषण मान में सुधार यानी यहां पे हम उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं जीन तकनीकी के थ्रू। देखिए तो बीजों में प्रोटीन्स की मात्रा जो है एवं गुणों में सुधार भी इन जीन्स विस्थापन अथवा क्लोनिंग द्वारा किया जा सकता है। यानी जीन्स विस्थापन की क्रिया तथा जीन्स को मतलब एक स्थान से हटाना तथा दूसरे को जोड़ना, अथवा क्लोनिंग द्वारा इसमें कई सारे बीजों की गुणवत्ता में एवं उनके गुणों में तथा बीजों में प्रोटीन्स की मात्रा में क्या किया जाता है, सुधार किया जा सकता है। और जंतुओं के प्रोटीन के जो जीन्स होते हैं, तो जंतुओं के प्रोटीन के जीन्स को फसल उत्पादक पौधों में
स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए जो यहाँ पे मुख्य रूप से फसल है ना, तो यहाँ पे देखिए जो जंतुओं के प्रोटीन के जीन्स जो हैं उनको फसल उत्पादक पौधों में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाता है। यानी जंतुओं के प्रोटीन्स के अंदर जो जीन्स हैं उनको फसल उत्पादक करने वाले पौधों में स्थानांतरित करने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे कि बीजों के पोषण मान में सुधार किया जा सके या वृद्धि की जा सके। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में भी वृद्धि जो है यह भी कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के द्वारा की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है? तो देखिए पौधों में जो जीनिक परिवर्तन है, यानी जीनों में परिवर्तन द्वारा उनमें प्रकाश संश्लेषण या संश्लेषण की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो पौधों में मुख्य रूप से जीनिक परिवर्तन के द्वारा जो है इनमें संश्लेषण की या प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। और इस क्रिया में क्या किया जा सकता है कि जो C3 पौधे होते हैं उन C3 पौधों को C4 पौधों में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? C3 पौधों को C4 पौधों में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए वैज्ञानिकों ने मटर में उपस्थित रूबिस्को एंजाइम से संबंधित जीन्स का तंबाकू के पौधे में स्थानांतरित करके उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है? तो इस क्रिया में जो C3 पौधे होते हैं उनको C4 पौधों में बदला जा सकता है। कैसे? तो देखिए आजकल वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है कि जो रूबिस्टो नामक एंजाइम होता है उसमें जो संबंधित जीन्स होते हैं उनका तंबाकू के पौधे में स्थानांतरित करके उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार से जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में भी वृद्धि कर सकते हैं। एक अगला है बेकार जीनों को हटाना। तो देखिए विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं जो कि कृषि के लिए नुकसानदेह होते हैं या हानिकारक होते हैं, यह रोग बेसिकली पौधों में उपस्थित बेकार जीन्स से उत्पादित होते हैं। यानी जो रोग कृषि के लिए नुकसानदेह होते हैं ऐसे सभी के सभी रोग जो है वो पौधों में उपस्थित बेकार जीन्स के कारण ही उत्पन्न या उत्पादित होते हैं। अतः इन जीन्स को जैव तकनीकी के द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैव तकनीकी के थ्रू इन बेकार जीनों को या इन रोगों को दूर किया जा सकता है। एक आखिरी यहां पे कृषि के क्षेत्र में उपयोगिता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। तो देखिए पादप विषाणु जो होते हैं ये फसलों के उत्पादन कार्य एवं उनकी गुणवत्ता को क्षति पहुंचाते हैं। कोई भी यदि प्लांट वायरस है तो वो फसलों के उत्पादन एवं कृषि तथा उनकी गुणवत्ता को क्या पहुंचाते हैं? क्षति या नुकसान पहुंचाते हैं। और चूंकि इसको हम जैव तकनीकी की सहायता से ऐसे विषाणुओं को नियंत्रण जो है पाना संभव हो चुका है। तो देखिए इन पर नियंत्रण भी संभव हो चुका है। तो इस कारण से इन रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी किया जा रहा है। किसके माध्यम से? जैव तकनीकी के थ्रू। चलिए अब इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में यदि हम जैव तकनीकी की उपयोगिता देखें तो जितनी उपयोगिता कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी है उतनी ही उपयोगिता चिकित्सा के क्षेत्र में भी जैव तकनीकी की है। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो जैव तकनीकी की उपयोगिता है व्यापक स्तर पर की जा रही है। देखिए पहला इंटरफेरॉन। देखिए इंटरफेरॉन, चूंकि इंटरफेरॉन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि विषाणुओं संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। और जो इंटरफेरॉन होती है ये बेसिकली एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि विषाणुओं के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है और तथा उनकी उद्दीपनों के प्रभाव से जंतु कोशिकाओं में उत्पन्न होती है तथा यह मुख्य रूप से विषाणुओं के संक्रमण एवं गुणन को रोकती है। यानी ये प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं। यानी इंटरफेरॉन एक ऐसी प्रोटीन होते हैं जो कि विषाणुओं के संक्रमण के कारण ही उत्पन्न होते हैं और ये तथा अन्य विषाणुओं के संक्रमण एवं गुणन को ही क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तो इस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में पहला उपयोग क्या हो गया कि इंटरफेरॉन के उत्पादन में। तो मुख्य रूप से क्या है? इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होती है जो कि विषाणुओं के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है और इनका उपयोग जो है विषाणुओं के संक्रमण एवं गुणन को रोकने के लिए किया जाता है। चलिए दूसरा इसका उपयोग है कि मानव हार्मोनों के उत्पादन में। तो देखिए मुख्य रूप से जो जैव तकनीकी है या बायोटेक्नोलॉजी है इसके द्वारा हम जीवों में कई अनुवांशिक परिवर्तन करके या जेनेटिक एक्सचेंजेस करके उनके मानव उपयोगी हार्मोन्सों का संश्लेषण किया जा सका है और ये हार्मोन्स मनुष्य में कई बीमारियों तथा समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो जैव तकनीकी के थ्रू मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में खासकर हार्मोन्स उत्पादन में भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। यानी इसके द्वारा हम हार्मोन्सों का प्रोडक्शन भी या उत्पादन भी कर सकते हैं और कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं जो कि हार्मोनल डिसीज के कारण होती है या हार्मोनल की डिफिशियंसी के कारण होती है।
चलिए अब इसमें यदि हम बात करें, इसमें एक हार्मोन्स है इंसुलिन का उत्पादन। तो इंसुलिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि यह बेसिकली अग्नाशय की ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। और इंसुलिन की यदि हम बात करें तो एक यह प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होता है। यह किस प्रकार का हार्मोन्स होता है? यह एक प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होता है जिसकी कमी से मनुष्यों में क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, या जिसको हम डायबिटीज या शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो इंसुलिन एक प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होता है जिसकी कमी से मनुष्यों में मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। वहीं दूसरा हार्मोन्स है मानव वृद्धि हार्मोन का उत्पादन। तो देखिए, जो मानव शरीर को सही वृद्धि के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, तो इनकी कमी से मानव वृद्धि पर क्या होता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा पुनर्योजित डीएनए तकनीक का उपयोग करके मानव वृद्धि हार्मोन्सों का आनुवांशिक रूप में भी निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा हम मानव में ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि वृद्धि हार्मोन्स या MTH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स MGH हार्मोन्स का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो मानव में मुख्य रूप से जो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं वो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, यानी STH इसको हम कहते हैं। तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स या सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स, मुख्य रूप से सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है इसी को हम STH जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स ही HGH होता है, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है। तो मानव शरीर की सही वृद्धि के लिए हार्मोन्सों की आवश्यकता होती है। यदि हार्मोन्सों का क्रम बिगड़ जाए, इनकी कमी या अधिकता भी यदि ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत की संभावना कभी कभी उत्पन्न हो सकती है। मुख्य रूप से कमी से ज्यादा डिसीज देखने को मिलते हैं। तो मानव वृद्धि पर इससे क्या पड़ जाता है? विपरीत प्रभाव पड़ जाता है यदि हार्मोन्सों का निर्माण नहीं हो पाता है, ग्रोथ हार्मोन्सों का। तो इन ग्रोथ हार्मोन्सों को जीन तकनीकी के या हम कह सकते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जो डीएनए पुनर्योजन तकनीक होती है, इसके कारण जो है मानव वृद्धि हार्मोन्स का आनुवांशिक रूप से भी निर्माण किया गया है। अगला है रोगों की रोग प्रतिरोधक या हम कह सकते हैं रोगों की रोकथाम, प्रतिरक्षा एवं टीके का विकास। तो देखिए, रोगों के रोकथाम, प्रतिरक्षा है तो टीके का विकास, ये अगला पॉइंट है। ये यहां पे चौथा पॉइंट है किसका? ये यहां पे चौथा पॉइंट है किसका? देखिए, ये यहां पे आप चौथा पॉइंट डाल लेंगे तो ये कृषि के क्षेत्र में जो उपयोग है, तो ये मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में जो उपयोग, वो चूंकि सॉरी दोस्तों यहां पे चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपयोग है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग का ये अगला पॉइंट है कि रोगों की रोग प्रतिरोधक या रोकथाम, प्रतिरक्षा है तो टीके का विकास। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि टीके का विकास यानी मुख्य रूप से जैव तकनीकी एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है यानी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो है औषधि विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के रोकथाम के लिए मुख्य रूप से वैक्सीन का निर्माण भी किया जाने लगा है। और आजकल कई ऐसे जंतुओं के एंटीजन होते हैं जिनको पृथक करने के पश्चात उससे टीके बनाने में सफलता प्राप्त की जा चुकी है और सैकड़ों प्रकार के टीके भी विकसित किए जा चुके हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है जैसे रेबीज विषाणु। तो रेबीज वायरस जो होता है इसके लिए रेबीज वैक्सीन का भी निर्माण किया जा चुका है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। वहीं पोलियो विषाणु जो होती है, पोलियो विषाणु के थ्रू जो है पोलियो वैक्सीन का निर्माण भी किया जा चुका है। यानी पोलियो वैक्सीन के निर्माण के लिए या उनसे उपचार के लिए जो है पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा हिपेटाइटिस बी विषाणु जो है इसके लिए हिपेटाइटिस बी वैक्सीन का निर्माण भी किया जा चुका है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही। वहीं अगला है विब्रियो कॉलेरी या जीवाणु। तो देखिए, विब्रियो कॉलेरी जो जीवाणु होता है वो कॉलरा वैक्सीन जो है इसके लिए जो है उत्पन्न की जा चुकी है या बनाई जा चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में जैव तकनीकी या जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता है तथा साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में जो जैव तकनीकी की उपयोगिता है, इसके अलावा जीन उपचार या जीन थेरेपी, ये तीनों क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने देखा और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।